स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर में जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा इंडियन फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र में हम लोग आज रूसो का शिक्षा दर्शन पढ़ेंगे। देखिए, रूसो का शिक्षा दर्शन जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट से, इस बात को आपको समझना है। ये बीएड में एक इसका अलग ही टॉपिक है रूसो का, और ये इसमें बहुत ही ज़्यादा यानी आपका कम से कम 5 या 6 नंबर का आपका क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है रूसो के बारे में। क्योंकि रूसो जो है वो प्रकृति के अनुरूप काम करने की बात करता है, एक प्रकृति के जनक भी माने जाते हैं, और एक प्रजातंत्र की जो व्यवस्था है उसके भी जनक माने जाते हैं, और एक नेचर एजुकेशन की बात करते हैं कि बच्चों को प्रकृति में बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए जिससे कि उसका पूरी तरह से विकास हो सके, उसका डेवलपमेंट हो सके। देखिए, सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं रूसो का जीवन परिचय, उनका जीवन परिचय कैसा रहा है। देखिए, रूसो का पूरा नाम जो था जीन जैक्स रूसो था, ये हमको समझना है। जीन जैक्स रूसो था, और इसका जो जन्म हुआ था 1712 का हुआ था, 1712 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विट्जरलैंड जिनेवा में इनका जन्म हुआ था, और ये एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी जो थे वो एक घड़ी साज थे, यानी घड़ी का मैकेनिक काम करते थे, घड़ी को सुधारने काम करते थे। और जन्म के बाद ही इनकी क्या होता है, इनकी माता का देहांत हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि इनकी जैसे ही इनका जन्म होता है उसके बाद क्या होता है, इनका देहांत हो जाता है, इनकी माता जी का देहांत हो जाता है। तो माता जी का जब देहांत हो जाता है तो रीजन क्या होता है, इनका जो बचपन था, इनके पिता क्या करते हैं, अपने काम में बिजी रहने के कारण अपने बच्चे पे ध्यान नहीं रखते हैं, और माता के इनको प्यार नहीं मिल पाता है, और ये पूरी तरह से उम्र में पूरी मतलब छोटी सी उम्र में पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने का रीजन क्या होता है, क्योंकि इनके पिताजी इन पे ध्यान नहीं रखते हैं, और 21 वर्ष तक, कब तक, 21 वर्ष तक ये क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, और जो इस तरह से वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। 21 वर्ष की आयु से क्या करते हैं, वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं, उनको एक मान के चलिए कि जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षा की जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो इसलिए इनकी और बिछड़ गई क्योंकि उस समय फ्रांस में जो प्री प्राइमरी एजुकेशन था, प्राइमरी एजुकेशन था, वो बहुत ही ज्यादा कठिन था, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को ज्यादातर कठिन परिस्थितियों से पढ़ाया जाता था, बच्चों को डरा धमका के पढ़ाया जाता था। इससे भी क्या हुआ कि वो शिक्षा से वंचित रहे, और शिक्षा पढ़ने में वो प्री एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने ग्रहण नहीं की। और वो क्या करते हैं कि वो एक प्रकृति के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, नेचर के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। दूसरा रीजन क्या रहा, बचपन में माँ का प्यार न मिलने के कारण बुरी आदतों में फंस गए, और रूसो क्या करते हैं, प्रकृति से बेहद प्यार करता था, और वह स्कूली शिक्षा जो स्कूल उस समय जब स्कूली शिक्षा थी उसका विरोध करते थे। विरोध क्यों करते थे, मैंने आपको बताया, क्योंकि उस समय जो शिक्षा दी जाती थी बच्चों को डरा धमका कर शिक्षा दी जाती थी, और इस वजह से वो क्या करते थे, इसका विरोध करते थे, और वो पढ़ने के लिए भी नहीं गए। अब क्या करते हैं वो, समाज में व्यापक बुराइयां, अब देखिए क्या करते हैं वो, समाज में जो व्यापक बुराइयां थी 21 साल में क्या करते हैं, वो शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट करते हैं तो अपनी लेखन कार्य भी स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है, समाज में व्यापक बुराइयां, जो समाज में जो बुराइयां थी, व्यापक थी बुराइयां थी, उन बुराइयों को क्या करते हैं, उसने सन 1750 अपने विचार व्यक्त किए। क्या किए, उन उपयोगिता जो शिक्षा थी, जैसे कि मान के चलिए हम कह सकते हैं जो समाज में बुराइयां और जो शिक्षा थी वो कैसी शिक्षा थी, अनुपयोगी थी, मतलब वो शिक्षा कोई उपयोगी नहीं थी, समाज में उसका काम मतलब समाज में जो शिक्षा से समाज में सुधार होना चाहिए था, जो बच्चों का सुधार होना चाहिए, उससे वो कोई सुधार नहीं हो रहा था, इसलिए वो स्कूली शिक्षा के विरोधी थे। 1750 में वो क्या करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, और विचार व्यक्त करना आरंभ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1750 में अपने विचार व्यक्त करना आरंभ कर देते हैं, और अपनी किताबों को लिखना भी स्टार्ट कर देते हैं। इस समय उनकी 1750 में क्या होती है कि 38 वर्ष की अवस्था हो गई थी। तो 38 साल की उम्र में वो लोग क्या करते हैं, बुक्स लिखते हैं, जो बुक्स उनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो किताबें तो काफी है, लेकिन उनकी कुछ बुक जो इंपॉर्टेंस है उनको हम समझेंगे। पहली उनकी बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, और तीसरी है न्यू हॉलैंड, और चौथी है एमिल। इसको हम समझ रहे हैं, 4 बुक उनकी जो
बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 38 वर्ष की अवस्था में बुक्स लिखते हैं, लेकिन ये बुक्स जो है इसको सोशल कंटेंट को हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है। और एमिल जो है, एमिल जो बुक उनकी जो है वो एजुकेशन के बारे में बताई गई है कि एजुकेशन की कितनी अवस्था बताई उन्होंने, 5 अवस्था बताई है। जो एजुकेशन उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं, क्या बताई हैं, 5 अवस्थाएं बताई हैं उन्होंने। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं रूसो की जो 5 अवस्थाएं हैं वो क्या कैसी हैं। देखिए एमिल नामक पुस्तक की प्रकृति वातावरण में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जो एमिल जो बुक है उसमें वो क्या करते हैं, कहते हैं जो शिक्षा है एक प्रकृति के वातावरण में बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसमें एमिल पुस्तक में 5 भाग बताए, कितने भाग बताए हैं, 5 भाग हैं। पहला है शैशव अवस्था, शैशव अवस्था में बताते हैं 1 से 5 वर्ष तक। दूसरा है बाल अवस्था 5 से 12 वर्ष तक। तीसरी में किशोर अवस्था 12 से 15 वर्ष तक। चौथी में युवा अवस्था 15 से 20 वर्ष तक। इस प्रकार से शिक्षा बताई हुई उन्होंने कि इस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो 5 उन्होंने बताए हैं एमिल में, जो 5 बताई हैं शिक्षा अवस्थाएं, तो उसमें 1 2 3 4 तुम लोग पढ़ा है, लेकिन ये क्या है 5 अवस्थाएं जो है ये क्या करते हैं कि ये लड़कों के लिए शिक्षा की व्यवस्था बात की गई है। लेकिन एमिल की जो पत्नी क्या है, ये एमिल क्या है, पति है, और इनकी एक दूसरी बुक थी वो सोफिया, क्या थी उनकी दूसरी बुक थी, सोफिया, ये पत्नी है। यानी इसमें जो पत्नी है तो ये सोफिया में क्या होता है, स्त्री शिक्षा के लिए बात की गई है कि स्त्री शिक्षा को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं उन्होंने जो स्त्री शिक्षा की जो बात की है वो नकारात्मक सोच की व्यवस्था की है। स्त्री को उन्होंने कहा है सिलाई कढ़ाई ये व्यवस्था शिक्षा देना चाहिए, यानी स्त्री को शिक्षा देने की बात उन्होंने नहीं की है। अभी हम इनको क्या है डिटेल में पढ़ेंगे कल। अभी हम आपको बताते हैं, देखिए फिर क्या होता है 1741 में वो क्या करते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और 1744 में अपनी दासी से वो विवाह कर लेते हैं, और 1778 में क्या हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उन रूसों का एक नारा था, मनुष्य तू प्रकृति की ओर लौट, कल तेरा कल्याण होगा। यानी वो क्या करते थे कि प्रकृति की को हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, और प्रकृति की गोद में हम लोगों को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को शिक्षा ग्रहण प्रकृति की गोद में ही शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि प्रकृति के बारे में वो समझ सके। दूसरा उनका मतलब ये था, देखिए प्रत्येक वस्तु जैसी कि वह प्रकृति की सृष्टा के हाथों से आती है। देखिए क्या करते हैं वो, प्रत्येक वस्तु जितनी होती है वो प्रकृति की सृष्टा के हाथों से आती है। सृष्टा मतलब सृष्टि के हाथों से आती है। जब क्या होती है, अच्छी होती है। जब कोई भी चीज हम प्रकृति से आती है तो क्या चीज होती है, वो अच्छी होती है। परंतु मनुष्य के हाथों में आकर के क्या हो जाती है, वो पतित हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है, और मनुष्य में क्या करते हैं, उस चीज को खराब कर देता है। तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे कि मानकर चलो उन्होंने बड़े नारा दिया था, उनका एक कथन है कि उन्होंने कहा था कि जो जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है, वो स्वतंत्र जन्म लेता है, स्वतंत्र पैदा होता है। लेकिन जैसे वो जमीन पर गिरता है तो कोई कहता है कि मेरा भाई का जन्म हो गया, कोई कहता है मेरा बेटा हो गया, कोई कहता है मेरा भांजा हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, स्वतंत्र होता है जन्म, लेकिन क्या होता है, सामाजिक की जंजीरों में वो स्वयं जकड़ जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहना यही तो उनका कहना था कि प्रकृति से क्या हो सकता है, वातावरण से, प्रकृति से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी प्रकृति के अनुसार बच्चों को शिक्षा देंगे तो प्रकृति की को सुरक्षा कर सकेंगे। और प्रकृति की सुरक्षा करेंगे हम बच्चे करेंगे, जब सीख जाएंगे तो उनसे क्या होगा, उनका जो नेचर होगा, उनकी आने वाली जो जनरेशन है वो भी क्या कर सकती है, उनको जो प्रकृति के बारे में वो समझ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस चीज को बताने की कोशिश की है कि शिक्षा ग्रहण जो करना चाहिए वो प्रकृति की गोद में ही करना चाहिए, और प्रकृति से ही हमें उसको समझना चाहिए। दूसरा उनका जो कहना था कि उनके जो पिताजी जो थे वो घड़ीसाज थे, तो ये मैंने आपको बता दिया कि पिताजी उनके घड़ीसाज थे। तो इसलिए रीजन क्या हुआ कि वो पिताजी उनके ऊपर ध्यान न रखते हुए वो एक जो शिक्षा है, बचपन की शिक्षा उनकी नहीं हो पाती है, ना होने के कारण भी क्या करते हैं, लेकिन वो एक इतना शिक्षा में इतना विकास करते हैं कि उनको नेचुरल रेवोल्यूशन लाने का काम करते हैं, प्रकृति की शिक्षा की बात करते हैं, बच्चों को किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए ये पूरी तरह से बात करने का करते हैं। आज का टॉपिक यही खत्म होता है, कल उनका हम आगे शिक्षा की बात और पढ़ेंगे।